जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका भाई चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका चर्चा में है अभी गार्जियन रिंग। कौन सा रिंग भाई? आपका गार्जियन रिंग का संबंध किससे है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई आपका ये, और इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखेंगे। गार्जियन रिंग चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? चलिए हम बात करेंगे गार्जियन रिंग आपका चर्चा में। तो गार्जियन जो रिंग है ये चर्चा में क्यों? सबसे पहले तो उससे पहले बात करेंगे इसका संबंध किससे। देखिए, आपको पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें अभी हाल ही में आपका आ रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के ये एक गार्जियन रिंग बनाई जाएगी, जहां पर सबसे पहले सूर्योदय कहां पर? आपका सूर्योदय के देश के नाम से किसको जाना जाता है? जापान। जापान से लेकर के और आपका कहां तक है? न्यूजीलैंड। जो सबसे अंत में जहां पर क्या होता है, सबसे अंत में जो सबसे लास्ट में कह सकते हैं, उसी तिथि के अंदर सूर्य क्या होता है? अस्त होता है। तो इसके बीच में जो कार्यक्रम रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो कार्यक्रम रहेगा, उसको लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा, लाइव इंटरनेट के ऊपर दिखाया जाएगा। 70 देशों में लगभग कह सकते हैं 70 स्थानों पर ये रहेगा, ये भी कह सकते हैं। तो वो जो चीज है जो दिखाएंगे उसको गार्जियन रिंग का नाम दिया गया है। तो सब अगले बात करें, सबसे पहले तो इसका संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसका संबंध है। किससे भी? आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किससे संबंध है इसका भाई? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से इसका संबंध है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसे सबसे बड़ी मतलब जो खूबसूरती रहेगी इस बार की, ये मनाया कब जा रहा है? आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाएगा। बात करते हुए सबसे लंबा दिन अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो लंबा दिन होता है आपका, लंबा दिन भी आपका कौन सा होता है? यही होता है भाई 21 जून। और योग से भी आपकी आयु क्या होती है? लंबी होती है। तो जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, उस दिन पर हम ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, इसका दूसरा नाम क्या है भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर हम बात करें तो? योग दिवस भी इसे बोला जाता है, योग दिवस भी कहा जाता है। साथ में इसे क्या कहा जाता है भाई? आपका विश्व योग दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। विश्व योग दिवस भी इसे कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व योग दिवस या योग दिवस इसे कहा जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। सबसे लंबा दिन है इसी दिन, इसलिए इसको कह सकते हैं। और योग से भी आयु की सबसे लंबी आयु लंबी होती है, इसलिए इसे इस दिन को मनाते हैं। चलिए बात करते हैं भाई पिछले 2 वर्षों से हम कह सकते हैं। इससे पहले एक चीज और समझेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। पहली बार आपका योग दिवस कब मनाया गया था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर हम बात करते हैं, पहली बार आपका जो योग दिवस है ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। 15 भाई आपका 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी संकल्पना या कह सकते हैं इसकी चर्चा किसने की थी? तो यूएन महासभा के अंदर भाई, यूएन महासभा में इसके बारे में किसने कहा था? 2014 के अंदर भाई, 2014 में पीएम मोदी ने इसकी संकल्पना करी थी। पीएम मोदी द्वारा ये बात बोली गई थी कि योग दिवस होना चाहिए भाई। कब किया गया था आपका ये? तो 27 सितंबर 2014, इसमें डेट भी अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो 27 सितंबर 2014 को ये बात हुई थी। और 21 जून 2015 को ये पहली बार आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया भाई। ठीक है, इसके बाद अगर अब बात करते हैं 2022 वाले की, तो 2022 से पहले के अगर हम दिवस की बात करते हैं तो आपका 2021 का और 2020 का, ये दोनों के दोनों कोविड के चलते कैसे मनाए गए? आपके दोनों के दोनों कोविड के चलते वर्चुअल मोड में मनाए गए थे। जो कार्यक्रम रहे थे कैसे रहे थे? आपके वर्चुअल कह सकते हो आप, या ऑनलाइन मोड पर इनको बनाया गया था भाई। 2000 आपका 21-20 की अगर हम बात करते हैं तो कोविड-19 के चलते खास प्रोग्राम यहां पर नहीं हुए। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता आता है। पिछले 2 बार में वर्चुअल जो आपके क्या रहे प्रोग्राम रहे, वर्चुअल प्रोग्राम यहां पर आपके रहे हैं। वर्चुअल
प्रोग्राम आपके यहाँ पर रहे हैं। चलिए भाई अगली बात करते हैं। अब ये जो गार्जियन है ये इस बार आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का जो अमृत महोत्सव जो है इसमें इसको खास बनाया जा रहा है। और इस बार की जो सबसे 21 जून 2022 को बनाया, इसकी खासियत क्या रहेगी, गार्जियन रिंग। तो ये कहां से चलेगा आपका, तो ये बड़ा शानदार सूर्योदय को लेकर के, कहां पर भाई 21 जून को सूर्य उदय कहां पर होता है सबसे पहले, तो सूर्य उदयों के देश के नाम से भी जिसको जाना जाता है। सूर्य उदय से लेकर के सूर्योदय कहां पर होता है आपका, ये जापान के अंदर होता है, जापान में सूर्योदय होता है। और सबसे अंत की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर, न्यूजीलैंड तक, न्यूजीलैंड है आपका, न्यूजीलैंड तक ये आपका कार्यक्रम आपका रहने वाला है। खास करके एक ही तिथि के अंदर ये आपका रहने वाला, एक ही तिथि में, यानी कि जापान से लेकर के यहां तक जितने भी कार्यक्रम होंगे इन कार्यक्रम को ऑनलाइन कह सकते हो आप, ऑनलाइन मोड पर या मीडिया पर, भाई मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा सभी कार्यक्रमों को। इसको क्या बोलेंगे हमें, गार्जियन रिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, गार्जियन रिंग बोलेंगे। जो जापान से लेकर के न्यूजीलैंड तक के जो कार्यक्रम दिखाए जाएंगे एक साथ दिखाया जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। इस लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी, कह सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग, जो कार्यक्रम हो रहे होंगे लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी। ये गार्जियन रिंग का नाम दिया गया इसे। आयुष मंत्री, ये जानकारी दी किसने, तो आयुष मंत्री वर्तमान में कौन है आपके, आयुष जो मंत्री हैं आपके कौन है, आयुष मंत्री की बात करें तो सर्वानंद जो सर्वानंद सोनेवाल द्वारा क्या गया है, ये जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई है। और ये ऐतिहासिक मोमेंट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। और इस दिन खास करके पीएम मोदी कहां के प्रोग्राम में शिरकत लेने वाले हैं, तो पीएम जो मोदी साहब हैं ये हमारे कहां पर, मैसूर के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे भाई, पीएम मोदी कहां हिस्सा ले रहे हैं आपके, मैसूर। और ये वही मैसूर है जो देश में स्वच्छता को लेकर के सबसे पहले स्वच्छ शहर घोषित किसको किया गया था आपका, तो मैसूर कर्नाटक, भाई कर्नाटक का जो मैसूर है इसे क्या किया गया था, स्वच्छ शहर। और इसी में 2022 में आपके प्रोग्राम के अंदर कौन आपके योग प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय महोत्सव पर आपके कौन यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी साहब यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे भाई, पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हिस्सा। और सबसे पहले हम कह सकते हैं कि स्वच्छता का अवार्ड जीतने वाला देश में आपका मैसूर है। वर्तमान में आपकी बात करें तो कौन आपका, इंदौर है। इंदौर कहां पर भाई आपका, ये आपका एमपी के अंदर है। कहां पर आपका, ये एमपी में है। और ध्यान रखना इंदौर को लेकर के अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना लता मंगेशकर का संग्रहालय यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। लता मंगेशकर अकेडमी भी आपकी कहां पर, लता मंगेशकर जो जिनका देहांत हो गया, लता जी का संग्रहालय और क्या कह सकते हो आप, अकेडमी इंदौर के अंदर, अकेडमी संगीत जो अकेडमी है ये सारी की सारी कहां पर आपकी, इंदौर के अंदर आपकी स्थापित की जा रही। तो ये योग दिवस है, इस बार का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपका, पूछ लेगा आपका सीधा सा गार्जियन रिंग का संबंध, तो ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से इसका संबंध रहा है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जो कि आपका चर्चा का विषय है। चलिए अगली बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा भाई, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के बाद एक बार इसको रफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकता भाई, ठीक है। कहां है टेस्टर, चलिए भाई एक बार रफ कर रहा हूं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो चर्चा में जिसके ऊपर हमने बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा में भी आपका क्या चर्चा में भी, राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल दिवस आपका कब मनाया जाता है, जो कि चर्चा का विषय है। राष्ट्रमंडल दिवस की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे भाई, राष्ट्रमंडल दिवस की अगर बात करते हैं तो ये जो देश कभी ना कभी, सबसे पहले तो इसके अंदर होते कौन से देश हैं, ये कौन से देश हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर कौन देश है जो कभी ना कभी, जो
आपके कभी ना कभी ब्रिटेन के जो गुलाम रहे हैं, ब्रिटेन के गुलाम जो देश थे, या गुलाम, या ये कहें कि जिन देशों को इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था, वो देश राष्ट्रमंडल के अंदर शामिल है। अब राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, ये देखेंगे कब मनाया जाता है। तो आज कितनी तारीख भाई आपकी 24 मई, आज के दिन राष्ट्रमंडल दिवस आपका मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। और इस मई के महीने की अगर हम बात करें, आतंकवादी दिवस मनाया गया आपका, कब मनाया गया? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 1 मई को 2 राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 31 मई का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये भी ध्यान रखेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, इसे मनाया गया 24 मई। पहली बार इसे किस रूप में मनाया जाता था? एम्पायर डे के रूप में इसको मनाया जाता है। किस डे के रूप में मनाया जाता है? एम्पायर डे के रूप में इसे मनाया जाता है। के रूप में, किस रूप में मनाया जाता है? इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हेरोल्ड मैकलिन ने इसका नाम बदली किया भाई, एम्पायर डे से इसका नाम बदलकर दूसरा नाम किया गया, नाम बदला गया। नाम बदला, किसने नाम बदला भाई आपका ये? तो इसकी भी बात यहां पर करते हैं, किसने नाम बदला देखेंगे। हेरोल्ड मैकमिलन द्वारा इसका क्या किया गया? नाम बदली किया गया भाई। हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदली किया। एम्पायर डे से इसका जो नाम किया गया वो क्या किया गया है? राष्ट्रमंडल दिवस। यहां क्या नाम रखा गया इसका भाई? राष्ट्रमंडल दिवस इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? राष्ट्रमंडल दिवस इसका नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद आता है अंग्रेजों की महारानी ने पहली बार, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी है भाई, ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की महारानी ने पहली बार इसे मनाने की बात कब करी? 1901 में। 1901 में ब्रिटेन की महारानी ने इसे पहली बार मनाने की बात करी है। 1902 में जब ये आपका महारानी की मृत्यु के बाद की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है? मृत्यु के बाद हर वर्ष आपका ये 24 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 24 मई को आपका हर वर्ष ये मनाया जाता है, ब्रिटेन की महारानी के मृत्यु के बाद। ठीक है भाई, ये था आपका राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल लिख लेंगे, राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं और इन खेलों में भी लगभग वही देश भाग लेते हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों के गुलाम रहे। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए भाई, अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने, अगर हम बात करें, भारत के अंदर पहला अंग्रेज अधिकारी जो व्यापार के लिए पहुंचा था, तो उस समय, या ये कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, पहले ये क्वेश्चन लेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी गई थी? तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज के नाम से इन्होंने कंपनी की स्थापना करी। 1599 कंपनी की स्थापना करी। कब? 1599 में। इसलिए पूछा जाता कंपनी की स्थापना कहां पर हुई है भाई? ब्रिटेन के अंदर हुई है, ब्रिटेन के। और यहां पर कौन थी? एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ थी, ये थी एलिजाबेथ की। अगर हम बात करते हैं, एलिजाबेथ किसके समकालीन थी? ये तो अकबर के समकालीन थी भाई। अकबर के, भारत के अंदर कौन था? सेंटर के अंदर अकबर सम्राट था। ठीक है। अब कौन अंग्रेज अधिकारी था जो भारत के अंदर पहले व्यापारिक सुविधाओं को लेकर के पहुंचा, प्राप्त करने के लिए पहुंचा था? तो जहांगीर के दरबार में भाई, जहांगीर के दरबार में पहुंचा है कौन भाई? कैप्टन हॉकिंस भाई, आपका कैप्टन हॉकिंस। यहां पर हॉकिंस आपका यहां पर पहुंचा है अकबर के नाम पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंस क्या करते थे? ये फारसी बोलते थे भाई। फारसी की बात करें तो ये मुगलों की क्या भाई, आपकी मुगलों की कामकाज की भाषा या अदालती भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। वहां से इन्होंने सफर शुरू किया था और कब तक भाई? आपके 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा।
बहुत सी यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारा हमारा खून चूसा गया। आज यहीं पर एक बात बताने के लिए मैंने याद दिलाया आपको, 1500 कह सकते हो आप 1757 के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो कि आपका प्लासी का युद्ध था 1764 में, ये 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ, भाई याद रखेंगे। और पहली बार 1773 में लिखित कानून लेकर के आए आपके कौन, लिखित कानून जिसको क्या कहा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद इन्होंने भारत के अंदर कानून बनाने शुरू कर दिए। और अगर मैं कहूं इन्हीं कानूनों के दम पर ये हमारे ऊपर 200 साल तक राज कर गए। और जब ये बात भारतवासियों को समझ में आई तब तो उन्होंने सिर उठाना प्रारंभ कर ही दिया। तो चलिए ये भी बात बनती है। आज क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर एक भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, जिसका नाम आप बताएंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो कि क्या आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब जो आपके बोरिस जॉनसन साहब हैं, आपके बोरिस जॉनसन कौन है अभी वर्तमान में आपके जो ब्रिटेन के पीएम है, इन्होंने 2020 के अंदर एक पार्टी करी थी, उस पार्टी को लेकर के विवाद बना, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। और जो भारतीय मूल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनकी संभावनाएं बन रही, किसकी संभावना बन रही थी भाई आपकी, पीछे एक बार संभावना बन चुकी थी किसकी, प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की भाई, ठीक है। और बन सकते हैं भाई, बनने को कोई बड़ी बात नहीं है। जब भारतीय मूल की महिला अमेरिका के अंदर आपकी उपराष्ट्रपति बन सकती है, तो ये भी यहां पर बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका चर्चा के अंदर है। आप कमेंट्स करो भाई, जो भी आपको समस्या है वो कमेंट्स कर सकते हैं। क्लास को पूरी देखा करो भाई, एक बार आकर के आप लोग वापस चले जाते हैं, पूरी क्लास देख नहीं पाते हैं, या पता नहीं देखते नहीं है, भगवान जाने भाई, ठीक है। बट हम अपनी इसी प्रकार से मेहनत आप लोगों के बीच में करते रहेंगे, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में बना रहेगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर भाई आप देखिए, विनय कुमार सक्सेना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई आपका। विनय कुमार सक्सेना चर्चा में है, सक्सेना साहब चर्चा में है। तो ये चर्चा में क्यों है, ये शानदार क्वेश्चन है भाई। विनय कुमार सक्सेना आपके चर्चा में, कौन चर्चा में, विनय कुमार सक्सेना आपके चर्चा में। तो ये क्यों चर्चा में है, अब इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा भाई। आपको पता है क्या भाई, आपके अनिल बैजल साहब ने क्या किया था, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल जो आपके बैजल साहब ने क्या किया, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल थे। अनिल बैजल दिल्ली के आपके उपराज्यपाल थे, क्या थे, उपराज्यपाल थे। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया। किसको इस्तीफा दिया, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया भाई, इस्तीफा दिया। किसको इस्तीफा, राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति को क्या दिया इन्होंने भाई, इस्तीफा दिया, ठीक है। और कल 23 तारीख को 23 मई, ये क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, आप लोगों से पूछा जाएगा। 23 मई को राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया भाई, स्वीकार कर लिया। और इनके स्थान पर किसको, विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का क्या बना दिया, दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया भाई, उपराज्यपाल बनाया भाई, इसलिए ये चर्चा में। और केजरीवाल ने इनका स्वागत किया कि भाई दिल्ली आपके लिए सहयोग के लिए तैयार करिए, वो तो समय बताएगा सहयोग क्या है। चलिए कौन से नंबर के उपराज्यपाल बने हैं, तो ये आपके सक्सेना साहब 22वें नंबर के भाई, आपके 22वें नंबर के क्या बने हैं, उपराज्यपाल बने हैं, उपराज्यपाल। अगर पूछे आपसे तो जो अनिल बैजल साहब थे, ये कौन से नंबर के थे, 21वें नंबर के थे भाई। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, अनिल बैजल साहब से पहले जो 20वें नंबर के राज्यपाल थे, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी अचानक से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था भाई, ध्यान रखेंगे। हालांकि अनिल बैजल साहब का वर्तमान में जो समय था कितना, 5 वर्ष से ज्यादा हो चुका था। इन्हें कब बनाया गया था, तो 2016 के अंदर इनको बनाया गया था। अब जिस दिन ये कार्यभार लेंगे उस दिन से इनका कार्यकाल काउंट हो जाएगा, किसका, सक्सेना साहब का। ध्यान रखेंगे सक्सेना साहब का कार्यकाल कब से काउंट होगा, ये आपके बीच में। अब एक क्वेश्चन बनता है भाई, अनिल बैजल साहब ने इस्तीफा दिया कब था, ये बड़ा शानदार, एक्सेप्ट 23 तारीख को है, दिया था इन्होंने 18 मई को इस्तीफा दिया था। किसको, राष्ट्रपति साहब को, ये ध्यान रखेंगे, इस्तीफा दिया। अब ये सब हुआ कब है, ये आपके बीच में भी, ठीक है। पर्सनल कारण बता रही है, जो भी रही, बट फिर भी जो भी है आपके बीच में भी, ठीक है। नजीब जंग
इनसे पहले 20वें नंबर के जो आपके कौन थे, नजीब जंग साहब ने भी ऐसे ही इस्तीफा दिया था। क्या घटनाक्रम होता पर्दे के पीछे किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, बट हमें क्वेश्चन से मतलब है। आपके 20वें नंबर के नजीब जंग थे जिन्होंने अनिल बैजल ने इनका चार्ज लिया था। 21वें नंबर के आपके बीच में अनिल बैजल है। 22वें नंबर के आपके सक्सेना साहब है और दिल्ली गवर्नमेंट आपके बीच में है भाई, ठीक है। ओके, बात करते हैं सक्सेना साहब की, तो जन्म ले लेते हैं। जन्म की अगर हम बात करें सक्सेना साहब की जन्म की थोड़ी सी भाई यहाँ पर 23 मार्च आपका 23 मार्च 1958 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनके पास पायलट भाई, पायलट का क्या है, लाइसेंस है, यानी कि कुल मिलाकर के ये बाबूजी क्या है, पायलट हैं। अब पायलट हैं तो चला ही लेंगे, जब जहाज चला रहे हैं तो दिल्ली को तो चला लेंगे भाई, ठीक है। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार, खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार जो है, भारत सरकार के क्या रहे हैं, सदस्य रहे, अध्यक्ष। यहां पर क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार के क्या रहे, आपके अध्यक्ष रहे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने राजस्थान में एक सहायक अधिकारी के रूप में जेके ग्रुप के साथ राजस्थान में इन्होंने शुरुआत करी थी। 1995 में गुजरात में बंदरगाह पर देखभाल के लिए महाप्रबंधक भी रहे। चलो इतना ही बहुत है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्यान रखेंगे कौन से नंबर के आपके ये बने, कहां के बने, ये बड़ा विशेष महत्व है, दिल्ली के बने हुए, ठीक है। चलिए एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, जितना हो सके उतना देख लिया करो भाई। थोड़ा सा शेयर करोगे क्लास, हो सकता है आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, ये एक बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर रहेगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका चर्चा में, कॉटन काउंसिल चर्चा में। देखिए कॉटन काउंसिल इसलिए चर्चा में क्योंकि पिछले 1-2 साल में 100% से भी ज्यादा किसके कपास के क्या बढ़ गए भाई, 100% से भी ज्यादा आपके जो कपास है, या कह सकते हैं कपास की जो खेती है उसका जो आपके बीच में अगर हम एक बात बोले 100% से ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, बढ़ गए हैं भाव। तो चलिए यहाँ पर कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई उन भावों को कम करने के लिए। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया की स्थापना की गई है, इंडिया की स्थापना की गई है, स्थापना की गई जो कि चर्चा में है। क्यों की गई है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि कॉटन का क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कपास की खेती को लेकर के बात करते हैं तो निर्यात किया जा रहा है, जो घर की जरूरतों को छोड़ के इसको बाहर निर्यात किया जा रहा है। अब बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के यहाँ पर चर्चित विषय बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक काउंसिल, कॉटन काउंसिल की स्थापना की गई है। कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, किसके द्वारा की गई, सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया है, ये स्थापना यहाँ पर करी। अगली बात करते हैं किस मंत्रालय, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। इस परिषद का उद्देश्य कपास और ज्ञान मूल्य निर्धारण संबंधों को हल करना। भाई किसका उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य तो कपास का क्या भाई, आपका कपास और यार्न जो मूल्य है, यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित, कपास और यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने का, निर्धारण से जो संबंधित समस्याएं हैं, संबंधित समस्याओं का क्या करेगा, ये निपटारा करेगा आपका कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया में। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अगली बात करते हैं कॉटन काउंसिल की। इसके जो अध्यक्ष हैं, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे, सुरेश भाई जो आपके कोटेक हैं, सुरेश भाई कोटेक को इसका क्या अध्यक्ष नियुक्त किया है। अध्यक्ष कौन है इसके, तो सुरेश भाई कोटेक्स क्या इसके अध्यक्ष है। ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। कपास परिषद की पहली बैठक कब हो रही है, कपास जो परिषद है, परिषद की जो पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो पहली बैठक कब हो रही है, इसकी पहली बैठक की अगर हम बात करें बैठक, तो ये कब हो रही है आपकी, तो ये 28 जून को भाई, सॉरी 28 मई को इसका आयोजन हो रहा है, इसका आयोजन
कब हो रहा है इसका आयोजन? 28 मई को इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। ये भी आपका शानदार चर्चा का विषय बना हुआ, ध्यान रखेंगे। 28 मई को इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है। चलिए, इसमें है क्या? केंद्रीय कपड़ा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। घटती उत्पादकता भारत के लिए चुनौती है। इसने क्या कहा? कपास की जो उत्पादकता क्या हो रही है? घट रही है। इस पर चर्चा का विषय रहेगा, घट रही है। ये चर्चा का विषय और चिंता का भी विषय है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी बात यहाँ पर हो रही है। केंद्रीय मंत्री की सुधार की बात यहाँ पर करेगा। 2021-22 में, अब ये क्वेश्चन बड़ा शानदार बन सकता है आपका। 2021 और 22 में जो कपास का निर्यात किया गया था वो देखो आप, तो वस्त्र, सूती वस्त्र निर्यात भी आपका, सूती जो वस्त्र जो निर्यात है, वस्त्र निर्यात कितना आपका? 15.29 जो आपका क्या रहा, सॉरी, सूती वस्त्र निर्यात कितना? 15.29 मिलियन डॉलर का रहा था, सॉरी बिलियन डॉलर भाई, बिलियन डॉलर का क्या रहा? निर्यात रहा। सीधा सा पूछेगा तो ये भी आपका ध्यान रखेंगे। 1.5 साल के दौरान कितने प्रतिशत? 100% से ज्यादा इसके भाव बढ़ गए। ठीक है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। यानी कि कुल मिलाकर के कपास वस्त्रों को लेकर के, बाहर की जरूरत को लेकर के, कपास की उत्पत्ति को लेकर के, ये सारी की सारी बातें आपके बीच में है। और आपकी कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, केंद्रीय मंत्रालय की अध्यक्षता में की गई है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुरेश भाई कोटक इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपका चर्चा का विषय है। उद्देश्य क्या है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया। जो कपास के जो मूल्य हैं ये आपके बीच में है। साथ ही हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र का निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो 15.29 बिलियन डॉलर क्या इसका निर्यात की गई, ये की जो कि आपका चर्चा का विषय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका चर्चा में है। अभी हाल ही में भाई केंद्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किया गया जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल जैव नीति में संशोधन की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन नीति में संशोधन किया है। किसमें भाई आपका? जैव ईंधन नीति में क्या किया है? नीति में संशोधन किया है। बायोफ्यूल पॉलिसी में संशोधन किया जो कि चर्चा में संशोधन किया है जो चर्चा में भी आपका। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जैव ईंधन नीति संशोधन जो चर्चा में है, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। क्या बदलाव क्या किया गया भाई? इसके अंदर क्या हम एथेनॉल मिलाते हैं। डायरेक्ट बात करता हूं, एथेनॉल मिलाते हैं किसके अंदर? पेट्रोल के अंदर एथेनॉल, आपका जो फ्यूल है इस फ्यूल के अंदर एथेनॉल मिलाते हैं। जैव फ्यूल पर कम निर्धारित रहे, वो बात यहां पर निकल करके आती है। यानी कि आत्मनिर्भरता और पेट्रोल की कमी, इन सब चीजों को यहां पर ये उजागर करता है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किया। तो संशोधन किसमें किया है? तो राष्ट्रीय जैव ईंधन जो नीति है आपकी, नीति कौन सी भाई? 2018 नीति 2018 के अंदर इसका क्या किया गया है? 2018 में संशोधन किया गया या बदलाव किया गया है कुछ भाई? बदलाव किया गया किसमें? 2018 के अंदर इसका बदलाव किया गया भाई। बदलाव इसमें क्या किया? पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य रखा था भाई। पेट्रोल में कितना प्रतिशत? पेट्रोल में आपका, पेट्रोल में 20% भाई, 20% एथेनॉल ब्लीडिंग हासिल करने की, यानी कि मिलाना है भैया इसके अंदर 20% ब्लीडिंग हासिल करने की यहां पर बात करी थी। ठीक है, इसका लक्ष्य 5 साल पहले निर्धारित किया गया है। अब क्या किया? पहले क्या था इसका लक्ष्य? कुछ और था। पहले लक्ष्य था 2030 तक भाई हम 20% इसके अंदर पेट्रोल के अंदर ही मिला देंगे, लेकिन अब इसका क्या कर दिया गया? 5 वर्ष में ये हमने लक्ष्य हासिल करना है। इसका मतलब ये आपका 2025 या 26 तक आपका ये लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए। पेट्रोल के अंदर कितना? 20% एथेनॉल मिलाया जाना चाहिए भाई। ये इसके अंदर क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, जो कि आपका चर्चा का विषय था। तो नया लक्ष्य क्या होगा? 25-26 में जैव ईंधन नीति में संशोधन भाई। ठीक है, ओके। इसके साथ ही हम यहां पर बात करते हैं भाई आपका राष्ट्रीय जैव समन्वय नीति, एनवीसी में नए सदस्यों को शामिल करना, सम्मिश्रण करना। कुछ मामलों में जैव ईंधन की निर्यात की अनुमति भी इसके अंदर शामिल है। अनुमति भी भाई। ठीक है, साथ में क्या है? एनबीसीसी के अंदर, एनबीसीसी के अंदर कुछ नए लोगों को शामिल करना, कुछ नए लोग जो शामिल करना भाई, ये भी आपका विषय रहेगा। ठीक है,
अब नीति 2018 क्या थी, ये तो हो गया, हमने ये तो पढ़ लिया। अब 2018 की जो नीति थी, जैव ईंधन नीति, इसमें क्या बात थी वो देखेंगे। बायो एथेनॉल, बायोडीजल और पर ध्यान केंद्रित था। किस किस पर भाई? बायो एथेनॉल, एथेनॉल कोमा बायोडीजल, बायोडीजल भाई कोमा बायो सीएनजी पर केंद्रित था। किस पर? और आपका बायो सीएनजी पर ध्यान केंद्रित था। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद बात करते हैं आपका, इसके अंदर 2030 में लक्ष्य रखा था हमने कितना? 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था, जो कि वर्तमान में आपका बदली कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन नीति में बदलाव कर दिया है और ये बदलाव आपके बीच में है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय औसत सम्मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो 9.9% है। एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी मिलों की स्थापित क्षमता कितनी भाई? चीनी मिलों में एथेनॉल की अगर बात करें, चीनी मिलों में तो कितनी आपकी? 460 करोड़ लीटर ये क्षमता है भाई। 20% अगर हमने हासिल करना चाहिए कि चीनी मिलों में एथेनॉल कितना? 460 करोड़। और अगर ये 20% वाला अगर हमने हासिल करना है तो कितना चाहिएगा हमारे को? 1500 करोड़ लीटर एथेनॉल हमने क्या करना पड़ेगा? 1500 करोड़ एथेनॉल जो आपका लीटर एथेनॉल हमें मंगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात करें, क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा था आपका भाई। डीजल के अंदर कह सकते हैं आप, जैव ईंधन के ऊपर कम कह सकते हो आप। इसमें हमने जो आपकी जैव ईंधन नीति थी, इसके अंदर 20% एथेनॉल की बात करी थी, तो लक्ष्य था इसका 2030। वर्तमान में हमने इसको चेंज करके 5 वर्ष कर लिया, तो ये 2020-25 तक आपका 25-26 तक ये बनने की संभावना है। एथेनॉल आपका चीनी मिलों में मिलता है, तो वर्तमान में 460 करोड़ लीटर उत्पादन हो रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 20% का लक्ष्य अगर हासिल करना है, तो 1500 करोड़ लीटर डीजल हमारे को, 1500 करोड़ लीटर एथेनॉल हमारे को और लेना पड़ेगा। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो कि चर्चा के अंदर है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। अभी भारत उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चर्चा में है। भारत ने उर्वरक यानी कि खाद की बात करा भाई, क्षेत्र में सहयोग के लिए, क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? समझौता किया जो चर्चा में। भारत उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भारत ने, ठीक है, भारत ने उर्वरक क्षेत्र के अंदर तो समझौता किया जो चर्चा में है, इसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। चलिए, जॉर्डन के साथ किया भाई, खेती को बढ़ावा देने के लिए, खेती में उर्वरक के लिए। तो किस देश के साथ किया? इसका आंसर ले लेते हैं हम, जॉर्डन के साथ किया भाई। जॉर्डन के साथ समझौता किया है, ठीक है भाई। चलो ये ध्यान रखना भाई, ये जो समझौता है ना, ये ना केवल उर्वरक के समझौते के लिए, बाकी बहुत अच्छी जगह पे, ये जो देश की स्थिति है ना, ये बहुत तगड़ी जगह पर है, इसलिए भी ये बड़ा मैटर करता है भाई कि इस देश के साथ हम समझौता कर रहे हैं। किसके साथ? जॉर्डन के साथ भाई। उर्वरक मंत्री कौन है जिन्होंने समझौते की बात करी? तो डॉक्टर मनसुख, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री आपके डॉक्टर मनसुख मांडविया भाई, आपके मंडाविया ने ये बात बताई है भाई, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जॉर्डन यात्रा के दौरान कहां पर गए थे? आपके जॉर्डन यात्रा पर गए थे। सीधा सा पूछ लेगा कौन सा मंत्री गया था जॉर्डन यात्रा पर? तो आपके केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री आपके जॉर्डन यात्रा पर गए थे, जहां पर इन्होंने समझौता किया, हस्ताक्षर हुए हैं भाई, ठीक है। चलो भाई, इन्होंने क्या किया? चालू वर्ष के लिए कितनी बात करी इन्होंने भाई? चालू वर्ष में क्या क्या भाई? आपका 30 LMT आपका रॉक फास्फेट भाई, 30 LMT आपका रॉक फास्फेट मिलेगा हमारे को भी, ठीक है। और क्या मिलने वाला है? 2.5 अब 0 LMT भाई आपका, ये हमारे को क्या मिलने वाला है?
और 1 LMT और 1 LMT हमारे को फास्फोरिक एसिड की आपूर्ति, फास्फोरिक एसिड की आपूर्ति जॉर्डन भारत को करने वाला है चालू वर्ष के अंदर भाई। ये समझौता यहां पर इन्होंने किया है भाई, ठीक है। चलिए, जो कि किसानों के लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा। कंपनी है, अगर पूछे कौन सी कंपनी, तो 2015 में जॉर्डन फास्फेट माइंस कंपनी JPMC, कौन सी कंपनी है आपकी भाई, ये JPMC कंपनी के साथ कौन सी कंपनी है आपकी, कंपनी की बात करें तो JPMC जो कंपनी है, ये इसके साथ इन्होंने क्या किया भाई, समझौता किया है। ये ध्यान रखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन। 2015 में किसान सहकारी IF के बीच में भी समझौता हुआ था। चलिए बात करते हैं अगला आपका, भारत जॉर्डन से फास्फोरस और पोटास उर्वरक का सबसे बड़ा खरीदार है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जॉर्डन से सबसे ज्यादा फास्फोरस कौन खरीदता, भारत भाई। विश्व में सबसे ज्यादा जॉर्डन से खरीदारी करने वाला भारत खरीदता फास्फोरस और पोटास भाई। खरीदारी करता है किसकी करता है, फास्फोरस की करता है, फास्फोरस, और आपका पोटास की यहां पर क्या करता है, खरीदारी करता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा, जो कि ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं जॉर्डन जो देश की थोड़ी सी भाई, जॉर्डन कहां पर आपका, सबसे पहले तो बात करते हैं आपका, यह एक पश्चिमी एशिया का देश है। वेस्टर्न जो पश्चिमी एशिया का देश है, ध्यान रखेंगे। राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है, या ये कह सकते हैं एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर है। यूरोप पूरा लिख देता हूं, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर है। यूरोप के चौराहे पर स्थित देश आपका। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि इसकी स्थिति जो है वो बड़ा मैटर कर रही है। चलिए अगली बात करते हैं, राजधानी क्या है इसकी, अम्मान राजधानी भाई। अम्मान क्या इसकी राजधानी है। धर्म क्या है इसके अंदर भाई, धर्म की अगर बात करें तो इस्लाम है भाई। भाषा क्या है इस देश की, तो भाषा अरबी है भाई। आजकल एक बात, जब धर्म की इस्लाम की बात आई तो किस इस्लामिक राष्ट्रपति की मृत्यु पर भारत ने शोक व्यक्त किया, ऐसा पहली बार हुआ भाई, ठीक है। तो यूएई के जो राष्ट्रपति थे कह सकते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे हमारे। तो आधा झंडा दिखाया गया था, तिरंगा झंडा, और बड़ा सम्मान दिया था। और उस देश ने उस राष्ट्रपति के लिए 40 दिन का शोक व्यक्त किया था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति की मृत्यु पर भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, पीएम कौन यहाँ के, बिशर क्या कह सकते हो आप, बिशर अल इसके भाई पीएम है इस देश के, जॉर्डन के। बिशर अल आपके खवास ने है। और मुद्रा क्या है, जॉर्डन दिनार। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मुद्रा की अगर हम बात करें, मुद्रा क्या है इसकी, मुद्रा जॉर्डन जो दिनार है, ये दिनार क्या है, मुद्रा है, ठीक है। चलिए शानदार क्वेश्चन था आप लोगों के बीच में, और इस क्वेश्चन को लेकर के भी चर्चा का विषय रहेगा आगे आने वाले समय में। एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे भाई। चलिए हंसा एनजी क्या, जो क्या प्रकार चर्चा में है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हंसा एनजी चर्चा में। हंसा एनजी चर्चा में, ये क्या है भाई आपका, हंसा एनजी जो है आपका क्या है, विमान है, क्या है आपका ये जो हंसा एनजी है, जो कि आपका चर्चा में घूम रहा है। हंसा एनजी भाई, सबसे पहले तो बात करिए, विमान है भाई, क्या आपका विमान है, छोटा विमान है कह सकते हो। 2 सीट वाला फ्लाइंग ट्रेनिंग विमान है। 2 सीटों वाला फ्लाइंग 2 सीटों वाला फ्लाइंग ट्रेनर विमान आपका, ट्रेनिंग देने के लिए एक विमान हो गया आपका, ट्रेनर विमान है, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट पूरा कर लिया। इसने क्या किया, अपना जो फ्लाइट का जो टेस्ट था वो टेस्ट पूरा कर लिया है, यानी कि फ्लाइट का टेस्ट हुआ, ये टेस्ट आपका पूरा कर लिया है। परीक्षण अनुसंधान किसने, डीआरडीओ के विमानी प्रशिक्षण रेंज। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो रेंज है, एटीआर रेंज पर यह परीक्षण किया गया है, सुविधा में, रेंज एटीआर सुविधा में, कहां पर भाई आपका ये, तो ये आपका चल लेकर भाई, चल केरे
चलकेरे हैं आपके, चलकेरे चित्रदुर्ग जिला, जिले की बात करें तो जिला कौन सा आपका, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग जिले के अंदर भाई, तो कहां पर, कर्नाटक के अंदर ये प्रशिक्षण पूरा किया गया है। सीधी सी बात करें, हंसा एनजी के आपका विमान है, 2 सीटों वाला ये ट्रेनिंग देने के लिए भाई आपका विमान बनाया गया है। टेस्ट इसका क्या हुआ, टेस्ट इसने पास कर लिया है। टेस्ट हुआ किसने, डीआरडीओ ने। एटीआर रेंज जो कि आपकी एटीआर रेंज है, एयर ट्रेनिंग रेंज चलकेरे जिला चित्रदुर्ग कर्नाटक के अंदर क्या किया गया भाई, कर्नाटक के अंदर इसको पूरा कर लिया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा भाई, ठीक है। ये बनाया किसने, विकसित किसने किया, CSIR प्लस आपका प्रयोगशाला है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL, CSIR नेशनल एरो लेबोरेटरी, इन दोनों की स्थापना कब की थी, ये क्वेश्चन तुम्हारा, स्थापना कब की गई। इन दोनों ने मिलकर के इसको क्या बनाया भाई, दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है। विकसित पूछे तो किसने किया, CSIR ने विकसित किया। साथ में सहयोग किसका रहा है, नेशनल जो एरोनॉटिक लैब है, साथ में इसने इसका सहयोग दिया। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाता है। चलिए अगली बात करते हैं आपका, अब तक NAL को हंस एंज खरीदने के लिए कितनी कलबोनिफ जो फ्लाइंग क्लब है, मतलब यहां पर एक चीज और आती है, अब इसका परीक्षण हुआ, इसको देख करके जो फ्लाइंग क्लब है, फ्लाइंग जो क्लब कौन सी, मतलब जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है फ्लाइंग क्लब, उन्होंने 80 से ज्यादा ऑर्डर दे दिए कि 80 चाहिए, 80 से ज्यादा हंस एनजी के लिए, हंसा एनजी के लिए ऑर्डर आ चुके हैं। ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं देश के, थोड़ा सा हरियाणा की बात कर लेते हैं। जब ये बात चली रही है तो देश के अंदर जब हवा की बात हो रही है तो जरूरी है क्वेश्चन, देश के अंदर हवाई टैक्सी शुरू करने वाला, हवाई टैक्सी जो शुरू करने वाला राज्य कौन सा आपका पूछे तो राज्य है भाई हरियाणा, हवाई टैक्सी शुरू करने वाला। साथ ही यहां पर बात करें कहां पर किया गया भाई, हिसार, हिसार से और आपका कहां, चंडीगढ़ के बीच में भाई, चंडीगढ़ के बीच में 45 मिनट में आप वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं जो आपका इनको परीक्षण देने के लिए सिमुलेटर की व्यवस्था कहां पर की गई है, तो ये भी आपके हरियाणा के हिसार के अंदर की गई है। देश का पहला हेली हब, देश का पहला हेली हब की अगर हम बात करते हैं, हेली हब अगर बात करें तो ये भी कहां पर आपका, गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर देश का पहला हेली हब। देश में ऐसा कौन सा राज्य जो 5 बड़े इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे रखता है, तो यूपी रखता है। कौन रखता है, यूपी रखता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन है, उड़न मंत्रालय किसके पास है आपका, उड़न जो नागरिक उड़न मंत्रालय, ये उड़न मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कोई ना कोई पूछ ही लेगा, ये 2022 में कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा पेपर में, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास उज्जवल परिवार की तरफ से इतनी ही रहने वाली है भाई, ठीक है। आप अगर प्रेम दिखाएंगे तो हम और ज्यादा थोड़ी सी जोश और मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के आएंगे। तो ज्यादा कुछ ना बोलते अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि लास्ट शब्द मेरा यही रहता भाई, क्लास को शेयर कर दिया करो, किसी का भला हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में आप लोगों के साथ अपने नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।